और अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ तो सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल नैरेटिव जो कि हमने देखा है कि बहुत आसानी से बन जाता है। तो जो ये पॉलिटिकल नैरेटिव होता है वो सोशल मीडिया पे किस तरीके से बनाया जाता है और ये ऑर्गेनिक होता है या प्लांटेड? देखिए, नैरेटिव तो कभी भी ऑर्गेनिक कम होता है, प्लांटेड ही ज़्यादा होता है। जी। क्योंकि अब जैसे हम बात करेंगे, अभी कांग्रेस के एक नेता है, उनकी एक छवि बना दी गई पप्पू के रूप में। जी। खैर, उनके कुछ ऐसे वक्तव्य भी आए कि लोग सुनते हैं, हंसते हैं, और शायद वो कई बार खुद बोलते हुए समझ नहीं पाते वो क्या बोल रहे हैं, कई बार लीक से हट जाते हैं। और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो उस चीज़ों को उठाती हैं और फिर उसको चला देती हैं। तो मुझे लगता है ये शायद आर्टिफिशियल या क्रिएट की हुई चीज़ें ज़्यादा होती हैं और ओरिजिनलिटी कम होती है। पर कुछ ऐसे नेता भी हैं जो ऐसे वक्तव्य ओरिजिनल में देते हैं कि जो उनके उनके विवाद की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं या उनको एक हास्य का पात्र बना देते हैं। पर ये कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता पे प्रभाव डालता है, और एक तरह से अच्छा भी लोगों के, अगर वो सही है, अगर वो कोई एआई जनरेटेड या कोई फैब्रिकेटेड नहीं है, अगर वो किसी के वक्तव्य अगर सही हैं तो सही के रूप में दिखाए जाएं, गलत है तो गलत के रूप में दिखाएं, जिससे लोगों को पता रहे कि मेरा ये नेता कितना प्रभावशाली है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना समझदार है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना बेवकूफ़ है, वो लोगों को पता होना चाहिए। और राकेश जी, अगर मैं बात करूँ डिजिटल कैंपेन्स की, जो अगर मैं बोलूँ पॉलिटिकल कहीं ना कहीं बहुत से पार्टीज चलाती हैं और इलेक्शंस के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो डिजिटल कैंपेन्स है वो किस तरीके से जो वोटर्स हो गए या मतदाताएं हो गए उनको इमोशनली टारगेट करती है, और ये कितना पावरफुल और कितना ख़तरनाक हो सकता है? देखिए दिशा जी, लोगों से जुड़ने का एक माध्यम है डिजिटल, इसमें कोई खतरनाक वाली बात नहीं है। जैसे मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर आज जो लोग हैं वो मोदी जी को सुनना पसंद करते हैं। अब मोदी जी सब जगह नहीं जा सकते अपने भाषण के लिए, मीटिंग के लिए या कहीं शो के लिए, तो उस टाइम में हमने देखा कि जब इलेक्शन टाइम होता है तो बड़ी बड़ी वैन के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के मोदी जी एक जगह से लाइव करते हैं और हज़ारों लाखों गाँव के अंदर उनका वो वक्तव्य चल रहा होता है, हज़ारों लोग उसको सुन रहे होते हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। और ऐसा सिर्फ मोदी जी नहीं, ऐसा और पार्टियां भी करती हैं जो डिजिटली अपने लोगों से कनेक्ट होती हैं किसी भी माध्यम से, स्काइप से, जूम से या किसी और तरीके से, और वो अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मतदाताओं को संदेश देते हैं, उनके लिए वो क्या करने वाले हैं उसको पता प्रेजेंट करते हैं। और लोगों के लिए भी अच्छा है, जो उनके स्टार प्रचारक हैं जिस भी पार्टी के, वो हर जगह नहीं भी जा सकते तो खर्चा भी बचता है, लोगों के एक एनर्जी भी बचती है, और लोग डिजिटली उनको सुन सकते हैं, उनके विज़न को भांप सकते हैं और एक सही पार्टी के लिए, एक सही नेता के रूप में अपना चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि चुनाव का निर्णय लेने का, किसको जिताना है, वो मतदाता का है। डिजिटल जो नेता कोई भी आता है, भाषण देता है, कोई भी अपना बात रखता है, अपना घोषणा पत्र रखता है, लोगों के लिए अपनी सोच रखता है, किस तरीके से विकास के कार्य करने हैं, उसका एक विज़न रखता है, देश को कैसे आगे ले जाना है उसकी बात करता है। तो ये सिर्फ मतदाताओं का एक विज़न क्लियर करते हैं कि ये पार्टी, ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है, ये हमारे बारे में सोचता है, ये कोई भी भेदभाव नहीं करता, तो उसको लोग पसंद करते हैं और जिताते हैं। और पिछले हम देख ही रहे हैं, 15 साल हमने कांग्रेस की सरकार भी देखी, हमने 10 साल 15 साल अभी हम मोदी जी की सरकार भी देख रहे हैं। तो हर डिजिटली ये जो चल रहा है कैंपेन, ये पहले से ही चल रहा है, आज कोई नहीं। पर हाँ, अब इसका जो है प्रभाव बढ़ चुका है क्योंकि लोग इंटरनेट से ज़्यादा कनेक्ट हो गए और गांव-गांव में स्मार्टफोन के ज़रिए और बहुत सारे अदर तरीक़ों से लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं और समझ रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं एक दूसरे से, और उसके बाद वो अपना डिसीजन ले रहे हैं। और राकेश जी, अगर मैं बात करूँ डीप फेक या एआई जनरेटेड कंटेंट, तो इस तरीके के जो कंटेंट होते हैं वो इलेक्शंस में किस तरीके से प्रभावशाली हो जाते हैं? देखिए दिशा जी, जो डीप फेक या एआई जनरेटेड जो फैब्रिकेट करके वीडियोज़ या रील या मीम्स बनते हैं, ये पूरे तरीके से गलत है। इनको बैन होना चाहिए, इस पे कड़े सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मीम्स भी बनते हैं जो हमारे महापुरुषों की छवि को धूमिल करते हैं। जी। कुछ ऐसे मीम्स भी बनते हैं जो समाज के अंदर बंटवारे की भावना को बढ़ावा देते हैं, भेदभाव करते हैं। कुछ ऐसे फेक वीडियो बनते हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं। तो ऐसे वीडियोस को हमेशा बैन करना चाहिए और ये गलत है। इस तरीके के कहीं जैसे हम दिखाते हैं कि कहीं फसाद हो गया कोई किसी दो कम्युनिटी के बीच में, और पता लगता है वो हुआ नहीं है, सिर्फ वो एक एआई जनरेटेड या
उसके थ्रू बना दिया गया है। अभी पीछे मोदी जी का ने एआई के ऊपर बड़ी चिंता व्यक्त की थी कि उनका एक मीम वायरल हो गया था, एक वीडियो वायरल हो गया था कि वो डांडिया कर रहे थे लेडीज के ग्रुप के अंदर, जबकि वो बाद में पता लगा एआई जनरेटेड वो वीडियो था। तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं ये छवि को भी धूमिल करती हैं और ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है भारतीय समाज के अंदर। तो अगर हम बात करें अभी एआई की, जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं, तो एआई इस तरीके के वीडियोस जैसे कि वो जनरेट कर सकता है, तो ये आगे चल के और कितना इम्पैक्टफुल होगा या कितना खतरनाक बन सकता है एआई? देखिए दिशा जी, एआई का जो यूज़ है वो समाज की प्रगति के लिए, किसी विकास के लिए किया जाए तो वो अच्छा है, पर अगर उसको दुरुपयोग करने पे आएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो सकता है। महिलाओं के चरित्र हनन के सैकड़ों वीडियो हमने देखे हैं जो एआई जनरेटेड हुए हैं। बहुत से नेताओं का कैरेक्टर एनालिसिस एआई वीडियोज़ ने कर दिया, बहुत से लोगों का जीवन तबाह कर दिया एआई टूल्स की वजह से, क्योंकि उनको गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया। तो ये जो कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है और मुझे लगता है इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। इस पर कड़े एक्शन की ज़रूरत है और ऐसा इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड ये आवाज़ आज उठ रही है और इसको बैन होना चाहिए। ऐसे एल्गोरिदम होने चाहिए, पहले स्टेप पे इसको पहचान लें और उसको ब्लॉक कर दें, वो कंटेंट आगे जाए ना, वायरल ही ना हो। तो इस पर बड़े सख्त नियम की ज़रूरत है, वरना एआई जो है लोगों की लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, लोगों को परेशानी होगी, लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित होंगे इससे। लेकिन अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ, इसे चैट जीपीटी का ज़माना आ गया है सब, और मेरे को नहीं लगता कि कोई एक इंसान या कोई एक व्यूअर हमारा भी कोई ऐसा होगा जो चैट जीपीटी को यूज़ ना करता हो। पर आपने बहुत सी न्यूज़ और बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पे रील्स देखी होगी कि लोग खुद चैट जीपीटी से अब बातें शेयर कर रहे हैं, अपनी वीडियोस। अभी बीच में बहुत एक ट्रेंड चला था, मैं बोलूँगी कि कार्टून, आप अपनी फ़ोटो गिबली आर्ट, हाँ गिबली आर्ट, तो लोग खुद कहीं ना कहीं अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को इस चीज़ के ऊपर? देखिए, मैं मानता हूँ इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। कोई भी हमारे जो विचार हैं हम डिजिटली किसी तक पहुँचा रहे हैं या अपनी कोई प्राइवेसी लीक कर रहे हैं या हम अपनी फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है। आपका ये डाटा कहीं भी सेफ़ नहीं है, वो कहीं भी लीक हो सकता है और उसके बाद आप बड़ी ट्रबल के अंदर पड़ सकते हैं। लोग अपनी फ़ोटोज़ हैं, हमने देखा कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ भी लोग डाल देते हैं या वो बाद में कहीं ना कहीं सार्वजनिक होती हैं, वायरल होती है, तो कहीं ना कहीं उनको लाइफ के अंदर एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कंटेंट डाल देते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी फ़ोटो डालते हैं, उनका क्या मिसयूज़ बाद में हो सकता है वो आप सोच नहीं सकते। और डिजिटली हमने तो देखा था, पीछे ऐसे लोग भी थे जो लिखते थे मैं अभी गोवा घूमने जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए, और पीछे से उनके घर में चोरी हो गई तो चोर पकड़े गए, तो उन्होंने कहा कि हम तो इनके फेसबुक को ट्रैक कर रहे थे, ये खुद अपनी वीडियो डालते हैं, हम 1 हफ्ते के लिए बाहर हैं, हमें लगा घर खाली है तो हम इसको। तो लोग क्या है, आपकी किसी भी एक्शन का किस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं वो आपको जब आपकी दुर्घटना हो जाएगी तब आपको समझ आएगा। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। अब जैसे गिबली आर्ट था तो शुरू में हुआ, उसके जब उसके नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों के सामने आए तो आज वो ट्रेंड ऑलमोस्ट जैसे एक सोडे में झाग बनता है और उसी तरह बैठ जाता है, उस तरीके से वो फिनिश हो गया। और चैट जीपीटी या इन पे जो भी हम प्राइवेट वीडियो प्राइवेट बातें हम शेयर करते हैं, किसी भी तरीके से सेफ़ नहीं है, हमें इनसे बिल्कुल बचना चाहिए। और राकेश जी, अगर मैं बात करूँ मेटा और गूगल जैसे सिस्टम की, तो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पे इनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, खासकर जब हम इलेक्शंस की बात करें, जहाँ हम बात कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बन जाता है, तो उसमें मेटा और गूगल उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए इन जैसे प्लेटफॉर्म की? देखिए, मेटा और गूगल की जिम्मेदारी सबसे पहले ये है कि वो अपने जो यूज़र्स हैं उनका डाटा उनके बिना परमिशन के शेयर ना करे। अभी पीछे जब हमने यूएस इलेक्शन में हमने देखा जिसमें कि इनको पार्टी भी बनाया गया और इन पे हैवी जुर्माना भी इनको पे करना पड़ा, और ये उसमें कल्प्रिट पाए गए ये जो बड़े ग्रुप से कि लाखों करोड़ों यूज़र्स का डाटा उन्होंने अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए यूज़ किया, लोगों की विचारधारा को चेंज करने के लिए उसका यूज़ किया, इस्तेमाल किया। और इंडिया में भी ये हो रहा है, कहीं भी डाटा हम भी कई बार पढ़ते हैं कि 50 करोड़ लोगों का डाटा लीक हो गया जी। कोई हैकर ने कर लिया या वो कंपनी किसी एम्प्लॉय से उनके कोई ना कोई लीक पॉइंट ऐसा था जहाँ से वो चीज़ें गई। कंपनियों को इस पे सख्त होना चाहिए और सरकार को इसकी पूरी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ये बड़े प्लेटफॉर्म है, पूरा आज वर्ल्ड इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है। अगर यहाँ पे अगर यूज़र का डाटा सेफ़ नहीं है तो फिर वो कहीं भी सेफ़ नहीं है। जी, तो राकेश जी, अगर अब मैं बात करूं आगे आने वाले समय की,
तो क्या अब जो चुनावी प्रचार है वो सिर्फ एक डिजिटल स्क्रीन तक सीमित हो जाएंगे? नहीं दिशा जी, ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि डिजिटल से स्क्रीन तक सीमित होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है इंडिया का थोड़ा डिफरेंट है, लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, तो पर्सनल तो कनेक्शन हमेशा रहेगा। पर हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो डिजिटल इन्वॉल्वमेंट है वो जी। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की भी अपनी एक सीमा है, पर डिजिटल की कोई सीमा नहीं। आज हम 2 बजे भी रात को वीडियो देख लेते हैं, 2 बजे भी किसी कंटेंट को पढ़ सकते हैं, 2 बजे भी हम किसी को सुन सकते हैं, किसी का रिकॉर्डेड वीडियो भी हम बाद में हम नहीं पहुंच पाए किसी मंच तक, किसी अपने नेता को सुनने के लिए, तो हमें ये नहीं कि हमें उसके विचार का पता नहीं लगेगा। हम 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जब भी हमारे पास समय, हम उसको सुन सकते हैं, हम उनके विजन को जान सकते हैं, हम वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। तो डिजिटल जो प्रचार है, ये प्रचार धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी जिस स्पीड से नहीं हुआ, अभी अगर हम देखते हैं जैसे जब इलेक्शन टाइम होता है, मोदी जी ने कोई भाषण दिया और हजारों जगह स्क्रीन लगा के उनके भाषण को तो लोगों को सुनाया, क्योंकि वो हजारों जगह प्रैक्टिकल खुद नहीं जा सकते, तो शायद ये हजारों से ये 10,000, 50,000, लाखों तक पहुंचेगा। तो ये बढ़ेगा, पर इस पे 100% इस पे फोकस होगा, मैं ये नहीं मानता, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को फेस टू फेस भी कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर लोगों से इमोशनली कनेक्ट होना है, तो सिर्फ हवा में या सिर्फ डिजिटल बात करके हम कहीं ना कहीं पर्सनल फील नहीं आती। जी, तो राकेश जी, अगर आज आप हमारे व्यूअर्स को या वोटर्स को एक मैसेज देना चाहे, एक सीख देना चाहे, तो वो क्या होगा? देखिए, मैं जितने भी वोटर हैं उनको यही है कि पहले आप ये देखेंगे मेरे लिए कौन सी पार्टी, कौन सी विचारधारा अच्छी है, मेरे देश के लिए अच्छी है, मेरे राज्य के लिए, क्षेत्र के लिए अच्छी है, मेरे जो आम जनमानस है उसके विकास के लिए कौन सी क्षेत्र, कौन सी पार्टी ऐसी हैं जो उस पर काम कर रही हैं, कौन से ऐसे नेता हैं जो उस पर काम कर रहे हैं। कई बार हमने देखा है ऐसे ऐसे नेता हैं जो शायद इलेक्शन जीतते हैं और कभी अपने क्षेत्रों में जाते नहीं हैं, कहीं उनको लोगों की समस्या से कोई सरोकार नहीं होता। कुछ ऐसे नेता हैं जो इतने ज़्यादा आज पॉपुलर है इंडिया के अंदर, वो अपने एरिया में उनको जब टिकट मिलता है वो कोई प्रचार नहीं करते, उनका काम बोलता है और उनको लोग जिताते हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं, हम नितिन गडकरी जी की बात कर सकते हैं, हम रायपुर से ब्रजभूषण अग्रवाल जी, उनकी बात कर सकते हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल जी। तो ये ऐसे बड़े नेता हैं और बहुत सारे और भी हैं। अपने टाइम में रामविलास पासवान भी ऐसे नेता थे जो लाखों वोटों से जीते थे। वो लोगों से कनेक्ट रहते थे, लोगों के लिए काम करते थे और अपना एक प्रभाव उन्होंने छोड़ा है कहीं ना कहीं समाज के ऊपर, जनमानस के ऊपर। तो हमें ये देखना है कि फर्जी जो नेता हैं जो सिर्फ वोट लेने आते हैं, वोट के टाइम पे शक्ल दिखाते हैं, झूठी बातें करते हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। उनका पिछला रिपोर्ट कार्ड देख लेना चाहिए, उन्होंने क्या काम किया क्षेत्र के लिए। जब वो 5 साल काम नहीं कर पाए तो अगले 5 साल भी काम नहीं करेगा। वो सिर्फ कुछ अपने पर्सनल एजेंडे के लिए शायद वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, जीते हैं, या जो भी उनका एक एजेंडा है या पैसा बनाना है उनको, पर वो कभी भी जो आज काम नहीं करो 5 साल बाद भी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि जब आदमी की उम्र कम होती है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उसके धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो आज अगर कोई जीता है और 5 साल के लिए, अगर 55 साल में जीता है, 60 साल बाद जब वो इलेक्शन लड़ेगा तो वो कैसे आज की एनर्जी से काम कर पाएगा। तो जो भी आप किसी को वोट देते हैं तो आप पहले ये समझ लें कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है, ये काम करेगा नहीं। और अगर कोई फर्स्ट टाइम भी अगर नेता खड़ा है और अगर उसके विचार अच्छे हैं, अगर वो एनर्जी से भरपूर है, अगर वो सही पार्टी से जुड़ा हुआ है, सही लोग से कनेक्ट है, लोग अपना उनको एक देना चाहते हैं मत, तो समझ के समझदारी से दें। किसी के प्रभाव में आकर, किसी की फर्जी बातों में आकर कभी भी इस चीज़ को ना दें और कभी भी जाति, धर्म, इस आधार पे भी वोट ना दें। आप अच्छे कैंडिडेट को वोट दें, पढ़े लिखे जो उम्मीदवार हैं जो लोगों के लिए काम कर सकते हैं उनको वोट दें। मेरी तो यही अपील है आपसे। और जनता खुद समझदार है, जनता खुद भुगतती है। ऐसे नेता जब गले पड़ जाते हैं जो 5 साल कुछ नहीं करते, तो लोगों ने पोस्टर भी लगाए ऐसे नेताओं के कि वो गायब रहते हैं अपने अपने क्षेत्र से। तो वो नौबत ना ही आए, तो हम पहले ही अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रख के काम करें तो मुझे लगता है शायद ये नौबत ही नहीं आएगी और क्षेत्र का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और बातचीत और कॉन्वर्सेशंस देखने के लिए देखते रहे GMT। धन्यवाद।